नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वड़कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। सबको गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और ऐसे मौके पर मुझे सबसे जो अच्छा लगा कि लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज जो कर्तव्य पथ पर 77 इयर्स ऑफ रिपब्लिक डे हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी कुछ इतने एक्सक्लूसिव पॉइंट्स थे जो मुझे लगा सर जस्टिफाई कर पाएँगे। सर हँसने लगेंगे जैसे ही मैं नाम नाम लूँगी। सबसे वायरल वीडियोस कुछ एक जो चल रही हैं पिछले 20 दिनों से, दैट इज़ भैरव बटालियन। और उनका आज शोकेस होना था। सर मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगी बिकॉज़ इसको लेके बड़ी हाइप बनी हुई है सोशल मीडिया सर्कल्स में। ओवर टू यू सर, अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू गायत्री जी, आपको नमस्कार, आपके ऑडियंस को नमस्कार और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सारे देश को मेरी तरफ से। मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है और आशा करता हूं कि आगे आने वाला जो देश का भविष्य है और उज्जवल होगा और आगे बढ़ेगा हमारा देश। तो शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि हालांकि मैं मेरी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं है, फिर मैंने सोचा कि 2 श्लोक तो बनते ही हैं इस बड़े से अवसर के ऊपर। तो पहला श्लोक तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ओम त्र्यंबकम यजुर्महे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिणी बंधनाय मृत्युर्मुक्ष्य ममामृतः। ये जो श्लोक है, ये एक्चुअली रुद्रा ऋग्वेद से लिया गया श्लोक है। लोगों को शायद पता नहीं है और यही एक बेस था जिसके ऊपर हमने रुद्रा ब्रिगेड बनाई थी। और अब रुद्रा ब्रिगेड का जो स्वरूप है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आपने भैरव बटालियन की बात की। तो भैरव बटालियन का भी जो जो स्रोत है, जहां से इसको निकाला गया, वो भैरव की जो एक रचना है, वो है ओम ह्रीम बटुकाय आपादुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। ये जो श्लोक है, ये है भैरव जी का श्लोक है। शुरुआत जब भैरव की हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले इसी को बताते हैं। दोनों ही शंकर के रूप हैं, दोनों ही शिव के रूप हैं। और हमारी हमारी जो संस्कृति है, उसमें हमारे 3 बड़े भगवान हैं और वो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश शंकर जी को बोलते हैं। तो ब्रह्मा जो है वो अ, जो बोलते हैं प्रकृति का निर्माण करते हैं और विष्णु जी जो है प्रकृति को चलाते हैं और शंकर जो है प्रकृति का विनाश करते हैं, यानी कि नष्ट करते हैं। तो तीनों मिला करके हमारा हमारा एक हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का एक स्वरूप इन तीनों 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 देवताओं, या मैं बोलूँगा इन तीनों चक्रों की वजह से बनता है। कोई अगर शक्ति को मानता है, तो इन 3 शक्तियों की वजह से हमारा जो ये जो विश्व चल रहा है। इसी को इंग्लिश में भी लोग शायद नहीं जानते हैं कि गॉड, गॉड जो शब्द है, वो जी है जनरेटर यानी ब्रह्मा, ओ है ऑपरेटर यानी कि विष्णु और डी है डिस्ट्रॉयर यानी कि शंकर। तो सारे सृष्टि में यही एक मेजर जो बोलते हैं सिद्धांत था, जिसके ऊपर भगवान का लोगों ने निर्माण किया है। तो सबसे पहले इसका निर्माण तो सनातन धर्म में हुआ था, इसलिए दुनिया एक्चुअली सनातनी है। तो इसलिए हमारे जितने भी नए इनिशिएटिव्स आर्मी आर्म्ड फोर्सेस कर रहे हैं, उनका हम सनातन से कुछ न कुछ रिश्ता बना रहे हैं। उसी रिश्ते में रुद्रा ब्रिगेड शामिल है, उसी उसी प्रिंसिपल के ऊपर भैरव ब्रिगेड शामिल है, भैरव बटालियन शामिल है और है शक्तिबान और कई कई सारे नई इनिशिएटिव्स हमने शुरू की हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भैरव बटालियन की। अब भैरव बटालियन क्या है? भैरव रूप सभी को पता है, काल भैरव। काल भैरव रूप जो है दुश्मन के ऊपर लगाने के लिए ये भैरव बटालियन का इजाद किया गया है। ये तो हो गया, एक बोलते हैं ना साइकोलॉजिकल प्रेशर। किसी भी यूनिट को जब बनाते हैं, किसी भी नई चीज को हम बनाते हैं, तो सबसे पहले उसके दिमाग को खराब करने वाली चीज को हम उसका स्वरूप देते हैं। तो भैरव नाम से ही दुश्मन को डर आएगा। जैसे कि मेरी बटालियन को लोग पहले नोबल नाइन्थ बोलते थे, जिसको जब मैं सीओ बना उसका, तो मैंने उसका नाम नाशक रखा। नाशक का मतलब होता है
डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय। करने वाला, डिस्ट्रॉयर। यही भैरव का भी उद्देश्य है। भैरव यानी कि काल भैरव पाकिस्तान के ऊपर और चाइना के ऊपर चढ़ के बोलेंगे। और इस तरह की कुछ करीबन 35 बटालियंस का हम लोग ये कर रहे हैं, रेजिंग कर रहे हैं। और ये जो बटालियंस हैं, ये थोड़ा-सा एक तरह से समझ लीजिए एक एक नया रूप है। एक तो होती है नॉर्मल रेगुलर बटालियन जिसमें हम लोगों ने कमांड करी थी। मैं जैसे मेरी मराठा रेजिमेंट थी तो मैंने 9 मराठा एलआई को कमांड किया था। एक होती है पैरा बटालियन जो कि मतलब बिल्कुल स्पेशल फोर्सेस, जो कि बिल्कुल ही एकदम क्या बोलते हैं उसको, अ, दुश्मन के अंदर घुस करके डीप इनसाइड वहाँ जाके हरकत करके वापस आ सकते हैं। तो वो हो गई हमारी स्पेशल फोर्सेस, जो कि दुनिया में इस समय एक मानी हुई स्पेशल फोर्सेस कहलाती हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक कमी महसूस होती थी कि या तो हमको अपना सबसे बड़ा दिव्यास्त्र फेंकना पड़ेगा या फिर हमको अपनी नॉर्मल रेगुलर इन्फेंट्री। अब रेगुलर इन्फेंट्री जो काम करती है वो बिल्कुल बोलते हैं ना फोर्स के साथ काम करती है। हमको चाहिए था इन दोनों के बीच में अगर हमको कुछ ऐसे एक्शन करने हो जो कि जिसके लिए हमको अपना इतना रिस्क ना लेना हो कि हम अपनी स्पेशल फोर्सेस को वो करें और ऐसा हो जिसमें हमको रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन में क्योंकि उनका सरप्राइज़ उतनी ज़्यादा नहीं रहती उसमें, सरप्राइज़ के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। तो एक छोटा फ़ोर्स इन दोनों के बीच में क्रिएट किया गया है जिसको बोलते हैं भैरव बटालियन, जिसकी आपने तस्वीर दिखाई। अब ये भैरव बटालियन एक तरह से हाइब्रिड है। स्पेशल फ़ोर्सेस की भी ताकतें हैं इनके पास, ठीक है? 9 पैरा कमांडोज़, 10 पैरा कमांडोज़, 1 पैरा कमांडो, 21 पैरा कमांडो, ये जो पैरा कमांडोज़ थी, उनका भी पूरा का पूरा एक तरह से समझ लीजिए क्षमता इन इन भैरव बटालियनों में है। और जो इन्फेंट्री की शक्ति होती है, यानी कि ताकत से मारना, उनके पास हथियार ज़्यादा होते हैं, उनकी भी जो शक्ति है, उसको भी इसमें समेट दिया है। छोटा कर दिया है ताकि इनको सरप्राइज़ आसानी से मिल सके। यानी कि दुश्मन को पता ना चले और दुश्मन के अंदर जाके घुस के मारे। और इनकी जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है, आपने तस्वीर अगर आप दिखाएँगी, तो ये नॉर्मल हथियार नहीं है इनके पास। आप देखिए छोटी-सी इनकी जो सो कॉल्ड राइफ़ल होती है, वो छोटी-सी होती है। वो उसको मार्च भी नहीं करते हैं, ये लोग दौड़ कदम ताल से चलते हैं। अगर आप फ़ोटो को दोबारा लाएँगी तो आपको दिख जाएगा रिपब्लिक डे परेड में उनकी जो परेड होती है, वो उस तरह की है। कुछ एक तरह से समझ लीजिए जैसे एनएसजी का एक बार शोकेस हुआ था रिपब्लिक डे परेड में, उसी तरह से भैरव बटालियन का जो है शोकेसिंग हुई है इस बार। इनका देखिए हथियार जो है बिल्कुल ही एक स्लीक हथियार है। ऐसा हथियार है कि जिसको कि ये लोग आसानी से आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, दुश्मन के ऊपर वार कर सकते हैं। मैंने भी कुछ 2-3 फ़ोटोएँ आपको भेजी थी, जिसमें वो परेड करते हुए दिखाए गए हैं। तो ये तो जयपुर में जो परेड हुई थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था और एक उनकी हथियारों के साथ भी एक फ़ोटो है, जो मैंने आपको दी थी, आपको व्हाट्सएप में होगी। अगर आपको मिल जाए तो उनको दिखा दीजिएगा, ताकि दुश्मन को ताकि हमारे जो ऑडियंस है उनको पता चले और दुश्मन को भी पता चले कि क्या आने वाला है उनके पास। ऐसा कोई फ़ोर्स पाकिस्तान में नहीं है अभी। तो पाकिस्तान के दिल पे, पाकिस्तान के माइंड पे एक ऐसी चोट पहुँचाई है कि बिना लड़े ही उनको अब घबराहट हो रही है कि अब हम करें तो क्या करें? ये देखिए, ये जो फ़ोटो है इसमें आप देख रहे हैं, एकदम लाइट फुटेड कहीं भी, किधर से भी रेकी, छोटे-छोटे जो काम होते हैं जिसके लिए पूरी इन्फैंट्री बटालियन को इस्तेमाल करना पड़ता था, अब हमको नहीं करना पड़ेगा। और इनके अंदर मारक क्षमता पैरा कमांडोज़ के जैसी है। तो यानी कि ये रेकी भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, इनके पास ड्रोन्स भी हैं, इनके पास सारी चीज़ें जो हैं आधुनिक लड़ाई लड़ने के लिए हैं, वो इनको दी गई हैं। आपको पता होना चाहिए जो इंडियन आर्मी है तकरीबन 1 लाख ड्रोन्स 1 लाख ड्रोन्स बना करके अपने अलग-अलग इन्फैंट्री बटालियंस को और बाकी जो भैरव बटालियंस हैं और पैरा कमांडो बटालियंस हैं, इनको देने वाले हैं। यानी कि इनकी दूरदृष्टि जो है उतनी बढ़ेगी, इनकी मारक क्षमता उतनी आगे जाएगी। इसका एक बढ़िया-सा उदाहरण देना चाहता हूँ, क्यों पाकिस्तान घबराया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर से। और अब इस तरह की जो बटालियन बन गई हैं, जो भैरव बटालियन हो गई,
या फिर हमारी जो 8वीं प्लेटून हो गया, हर एक इन्फेंट्री बटालियन के अंदर एक प्लेटून ही पूरा खाली ड्रोन्स के लिए तैयार किया जा रहा है। तो हर बटालियन के पास ये होगा। उसके अलावा आप देखिए रुद्रा ब्रिगेड बनाई गई है। अब रुद्रा ब्रिगेड पहले क्या होता था, ब्रिगेड खाली 3 इन्फेंट्री बटालियन और कुछ दस्ते उसके पास होते थे, यानी कि आर्टिलरी होता था और कभी-कभी और आर्मर्ड स्क्वाड्रन होता था। अब क्या है, जो रुद्रा ब्रिगेड है, इसके पास सब कुछ होगा, सेल्फ कंटेन्ड होगा, इसको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब कुछ खत्म होगा तभी वो पीछे मुड़ के देखेगा, नहीं तो ये ब्रिगेड जो है इंडिपेंडेंटली कहीं भी एक्शन ले सकती है और मॉडर्न सारे जितने हथियार हैं इनके पास दिए जा रहे हैं ताकि और इस तरह की ब्रिगेड्स जो है सबसे पहले हम चाइना बॉर्डर पे कर रहे हैं। देखिए, इस सब की जो जड़ है ना वो चाइना है। बांग्लादेश हमारे ऊपर आंख दिखाता है चाइना की वजह से। पाकिस्तान को शह मिली हुई है चाइना की वजह से। तो अगर जड़ को ही ठोक दो तो पत्ते-वत्ते अपने आप ही सूख जाते हैं। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह पत्ते हैं। और पतझड़ का मौसम भी आ गया। आप देखिए बसंत पंचमी आने वाली है, नए-नए पत्ते उगने वाले हैं। तो पतझड़ में पत्ते जिस तरह से झड़ते हैं, उस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश झड़ जाएँगे अगर हम चाइना के ऊपर नज़र रखते हैं। तो रुद्रा ब्रिगेड जो है, 5 ऐसी कुछ ब्रिगेड खड़ी की जा रही हैं, जो चाइना की तरफ देखेंगी। और ये जो भैरव बटालियन है, ये पूरा का पूरा आप समझ लीजिए हमारे दोनों तीनों फ्रंट पर डिप्लॉय होंगी। और इसके अलावा जो हमने नई और चीज़ें करी हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दूँगा। इतना ये बता सकता हूँ कि जो जो भैरव बटालियंस जो हैं, ये एक गेम चेंजिंग शिफ्ट है। किसी भी दुनिया के देश में इस तरह की बटालियन नहीं है। तो ये बोलते हैं ना ओरिजिनल आइडिया है ये। एकदम बैग में से निकाल के अबड़ा का डबड़ा का बैग में से निकाल के एक नया आइडिया निकाला गया है, जो कि लोगों को ऑब्वियसली वायरल होगा, क्योंकि ऐसा ना तो चाइना के पास है, ना पाकिस्तान के पास है, ना बांग्लादेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ना जर्मनी, ना अमेरिका, ना किसी के पास नहीं है इस तरह। या तो उनके पास कमांडो बटालियंस हैं या फिर रेगुलर बटालियंस हैं। ये जो बीच वाला जो हमने निकाला है ना ये दोनों की ताकतों को एक साथ मिला दिया है। उसने एक रेगुलर बटालियन की ताकत और एक पैरा कमांडो बटालियन की ताकत को एक साथ मिलाकर एक ऐसा फोर्स क्रिएट किया है, जो कि हर क्षेत्र में डेजर्ट्स हो, प्लेन्स हो, कनाल हो, एम्फीबियस यानी समुद्र की तरफ से भी हो, उसकी भी तैयारी होगी और पहाड़ों में तो ख़ैर इनका कुछ कहना ही नहीं है। पहाड़ों में ये तो वो हम बोलते हैं ना कि हम शिवाजी की फ़ौज हैं। जितने किले शिवाजी ने कैप्चर किए थे, वो इसी तरह की फ़ौज से कैप्चर किए थे और शिवाजी तो शिव भक्त थे ही, उनसे ये प्रेरणा लेकर के ये भैरव बटालियन बनाई गई हैं। देखिए, कुछ सालों पहले ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, करीब 100 साल पहले, 100 डेढ़ 100 साल पहले। ब्रिटिश ने किया था एक लाइट इन्फेंट्री बना के। वो इस तरह का कुछ फ़ोर्स था कि तुरंत निकल जाएगा। सबसे पहले वो लड़ाई में घुसेगा, क्योंकि उसका जो पूरा जो बनाया गया था स्ट्रक्चर उस ज़माने में एक लाइट इन्फेंट्री की तरह था। उसकी जो ड्रिल होती थी, उनके ड्रिल में सावधान नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। उनकी ड्रिल शुरू होती थी जैसे आप परेड में खड़े हैं, वो लोग विश्राम में खड़े रहते हैं और बोलते हैं, "परेड सामने से तेज चल।" बस। फिर सावधान, क्या बोलते हैं, बगल शास्त्र, ये वो, दाएँ-बाएँ मुड़, सब एक कमांड में होता था। धीरे-धीरे उनको रेगुलर बना दिया गया। मराठा लाइट इन्फेंट्री उसमें सबसे पहली भारत की बटालियन थी, भारत की रेजिमेंट थी जिसको ये खिताब मिला था लाइट इन्फेंट्री का, जिसका मैं भी एक कमांडिंग ऑफिसर था। लेकिन धीरे-धीरे हमको रेगुलर बटालियन बना दिया गया। तो हम भी बाकी की तरह हो गए, खाली ड्रिल्स वगैरह हमारी पुरानी है। लेकिन अब उसी तरह के कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइव करके भैरव बटालियन बनाया गया। 35 के करीब इसका टोटल होगा और इसमें से तकरीबन 15 एक बन चुकी है। यानी कि 15 एक का बिल्कुल फिट है, ऑन द रोड है। ये आपने जो डिस्प्ले भी देखा वो इसी इसी कारण देखा कि कई सारी बटालियन जब आके दुश्मन के सामने खड़ी हो गई हैं। अब दुश्मन के लिए एक चुनौती है। एक और चुनौती भारत ने पाकिस्तान को दी थी। इनडायरेक्टली तो चाइना को दी थी, पाकिस्तान को बाद में दी। पाकिस्तान तो एक मोहरा है, मोहरे को ठुकरा करके
जो रानी है वो चाइना है, और उसको उसको सबक सिखाने के लिए हमने एक एक ये चीज की थी, वो थी ब्रह्मोस। किसी को ये नहीं पता था कि ब्रह्मोस का क्या काम है। पिनाका और ब्रह्मोस, और भी एक दो मिसाइल्स थी हमारी। देखिए, हमने जब ब्रह्मोस मारा, चाहे कुछ लोग तो बोलते हैं कि उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास भी कुछ गिरा है, फलाना ढिमकना। कहाँ से गिरा? एयर से गिरा या जमीन से गिरा, हर तरफ से हमारे पास ब्रह्मोस से वार करने की क्षमता है। वो एक नॉन न्यूक्लियर मिसाइल है। पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगर उनका नियरेस्ट जो जवाब था वो बाबर है, बाबर मिसाइल। अगर वो बाबर मिसाइल से मारते, तो बाबर मिसाइल में न्यूक्लियर भी वॉरहेड लगता है। अगर उस न्यूक्लियर वॉरहेड से वो, अगर वो बाबर मिसाइल से मारते, तो भारत को खुली छूट थी कि हम उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकते थे। क्योंकि हमें क्या पता है कि उस मिसाइल में न्यूक्लियर आ रहा है या नॉन न्यूक्लियर आ रहा है। मिसाइल हेड के अंदर वॉर हेड न्यूक्लियर है या कॉमन है। मान लीजिए न्यूक्लियर हो, हमारे अंदर गिर गया, तब तो हम कहीं गिर नहीं रहे। तो इसलिए पाकिस्तान अब क्रिएट कर रहा है रॉकेट फोर्स। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा कि पाकिस्तान आरटी का रॉकेट फोर्स क्रिएट कर रहा है। वो इसी वजह से कर रहा है। उस समय उसके पैंट, मतलब वो बोलते हैं ही वाज कॉट पैंट्स डाउन। पाकिस्तान वाज कॉट पैंट्स डाउन। उस समय जब हमारा ब्रह्मोस और बाकी मिसाइल्स का अटैक हुआ उसके ऊपर, प्रलय वगैरह का, तब उसके पास उसका कोई जवाब नहीं था। वो अपनी मिसाइल यूज ही नहीं कर पाए, क्योंकि सारी मिसाइल्स उसकी ड्यूअल यूज वाली हैं। कन्वेंशनल भी मार सकता है और न्यूक्लियर भी मार सकता है। उसमें हो सकता है कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन होगा तो भारत ठोकेगा। तो अभी उसको दूर करने के लिए अब वो लोग भी अपना एक रॉकेट फोर्स क्रिएट कर रहे हैं चाइना के तर्ज पर। तो ये बताने के लिए चाइना को कि भाई, अगर आप पाकिस्तान को प्रॉक्सी यूज कर रहे हो तो जरा ध्यान से करो। हम लोग एक इनकी गलतियों को ना, इनके जो कमियां हैं, उनको बड़ा ढूंढ ढूंढ के ठोकते हैं इन लोगों को। बांग्लादेश की तो आप जिक्र मत करिए। बांग्लादेश का कोई हमारे साथ मतलब मैच ही नहीं है, कोई लेन देन, कोई मतलब उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वो चींटी है उसको, लेकिन चींटियों को भी ध्यान से वो करना पड़ता है, कभी कभी गलत जगह घुस जाती हैं। तो इसलिए इसलिए चींटियों को भी नजर में रखना पड़ता है, और उनको मारने के लिए सारी तरतीबें होनी चाहिए हमारे पास। हम ये नहीं बोल रहे कि हम आपसे लड़ाई करना, आप सीधा सुधर जाइए, भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखिए। देखिए, हम आपको कहाँ ले जाएंगे। शेख हसीना के टाइम पे आपकी ग्रोथ थी 6 to 7%। भारत के एकदम पीछे पीछे दौड़ रहा था वो। अब देखिए 3%, 4%, भीख मांगने की कगार पे आ जाएगा कुछ दिनों के बाद। सो कहने का मतलब है, ये गेम चेंजिंग इनिशिएटिव था, इसीलिए वायरल हुआ। Sir, other things which were very specific and special to this Republic Day? देखिए, स्पेशल तो अगर जहां तक आप स्टेटस की बात करें इस साल के जो रिपब्लिक की, वही स्पेशल था। ये एक एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, तमाचा था इस दुनिया के सो कॉल्ड, जिसको बोलते हैं कि अपने आप को एक ऐसा समझता है कि खाली दुनिया में अगर कोई है तो यूएस का प्रेसिडेंट ही है। भारत के ऊपर टैरिफ पता नहीं क्या किस तरह से बुलिंग कर रहा था वो। यूरोपियन यूनियन पूरी फुल फोर्स में इधर आई। हमारी जो रिपब्लिक डे परेड है, उसके 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 उसकी जो मुख्य अतिथि थे, वो दोनों दोनों थे, कोस्टा और उर्सुला वॉन्डर। ये तो हो गई स्ट्रेटेजिक लेवल पे, जो बोलते हैं ना, मार ऐसी मार पड़ी है कि आप समझ लीजिए दुनिया के कई, अब इस बार का गणतंत्र दिवस ग्लोबली वायरल हो गया। ये भी बता दूं, ग्लोबली इसलिए वायरल हो गया कि पहले तो हम अमेरिका के प्रेसिडेंट वगैरह को एक बार बुलाए थे शायद, लेकिन इस बार जो है पूरा एक यूनियन, ग्रुप ऑफ कंट्रीज हमारा गेस्ट था, हमारे मेहमान थे इस पर्टिकुलर, और सारे के सारे भारत के व्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, व्यू की तरफ जा रहे हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने कुछ एक ऐसा कदम उठाया है कल,
जो कि भारत के लिए थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक ये जो टॉक्स फाइनली कंप्लीट होंगे, उससे वी विल फाइंड सम वे आउट कि हमको वो जो उन्होंने क्या किया, हमारा जो जीएसपी था, स्टेटस था, उसको हटा लिया है। उसकी वजह से हमको मोस्ट फेवर्ड नेशन के कि रेट उसी पर ही तरीके से उसी रेट पर हमको अपने एक्सपोर्ट्स करने पड़ेंगे, तो थोड़ा-सा लॉस होगा। बट अगर फ्री ट्रेड जल्दी आ जाती है और 1 साल ना लगे इसको रैटिफ़ाई वगैरह होने में, तो वो अपने आप एक साइड हो जाएगा। मेबी ये कोई एक वो स्टेप है इन एंटीसिपेशन कि अब तो फ्री ट्रेड हो ही रहा है भारत के साथ, तो क्यों लगाओ जीएसपी। जीएसपी को हटा दिया हो शायद उन लोगों ने। सो एनीवे वो बाद में बात चलेगी। दूसरी जो चीज़ें जो हमारी हैं, वो जो मुझे रिपब्लिक डे परेड के ऊपर लगी हैं, वो है हमारा बदलता हुआ आर्म्ड फोर्सेस का स्वरूप। उसका फुल फुल डिस्प्ले हुआ है। इसको बोलते हैं ना, भारत, आपके ही शब्दों में बोलूँगा, अनस्टॉपेबल भारत का जो डिस्प्ले हुआ है रक्षा के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, वो शुरू से लेके आखिरी तक आपको दिखा है। कुछ चीज़ें अभी भी नहीं दिखाई गई हैं। उनको बोलते हैं ना, धीरे-धीरे दुश्मन को तड़पा-तड़पा के दिखाया जाएगा, ताकि लोगों को पता चले कि भाई भारत किस दिशा में जा रहा है। भारत खाली आर्थिक दिशा की ओर फ़ोकस नहीं कर रहा है, भारत रक्षा की तरफ भी फ़ोकस कर रहा है। आज राजनाथ सिंह जी ने एक आर्टिकल भी लिखा है दैनिक जागरण में, इसी के उपलक्ष्य में, उसको भी लोगों को पढ़ना चाहिए। तो अगर आपके डिफेंस मिनिस्टर ही लेख लिखने लग गए, तो आप समझ लीजिए कितनी ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो रक्षा के ऊपर हो रही है। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कि मॉडर्नाइज़ेशन जो डिस्प्ले हुआ है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। सबसे पहले मुझे जहाँ तक लगता है, जून तक थिएटर कमांड, कम से कम 1 थिएटर कमांड आ जाएगी। ये मेरा अनुमान है। और वाओ! जैसे ही थिएटर कमांड जून तक अगर आ जाती है, तो आप समझ लीजिए भारत ने एक भैरव बटालियन के भैरव बटालियन से 10 गुना ज़्यादा लंबी छलांग मारेंगे हम लोग, ठीक? तो उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज़ चाहिए हमको, उसमें जो है ना, ये हमारी भैरव बटालियन जो है ना, रि रुद्रा ब्रिगेड जो है, ये बहुत काम आएगी। क्योंकि रुद्रा ब्रिगेड के पास अब एयर भी रहेगा, एयर का सपोर्ट भी रहेगा, ड्रोन का सपोर्ट भी रहेगा। तो एक एक मिनी थिएटर है रुद्रा ब्रिगेड, और उसी से जुड़-जुड़ के जो है, वो आपको फाइनली एक थिएटर कमांड का रूप दिखना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं, ये एक पहला मॉडर्नाइज़ेशन का पहला मेजर स्टेप होगा। मुझे लगता है सीडीएस साहब का जो टेन्योर खत्म हो रहा है, उसी के साथ शायद को-टर्मिनस हो जाएगी। कोई कह नहीं सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। दूसरा जो है, आपको दिव्य अस्त्र। अब ये आर्टिलरी की जो हमारी जो पुरानी जो हमारी टेक्नीक थी, उससे है ना, एक फायर दुश्मन के ऊपर लाने के लिए 30 से 40 मिनट लगाते थे। ठीक है? अब ये जो दिव्य अस्त्र जो आर्टिलरी बैटरीज़ हैं, ये बैटरीज़ हैं, 3 बैटरी मिला के एक रेजिमेंट होती है, बट ये अलग किस्म की बैटरीज़ हैं। इनमें क्या होगा कि इनके पास ऐसी पावर होगी जो कि बियॉन्ड द होराइज़न, यानी कि क्षितिज के उस पार भी देख सकती है, और फायर वहाँ एक्यूरेट लाएगी 3 से 4 मिनट में, और डीप फायर करेगी। 3 से 4 मिनट के अंदर। बिल्कुल, जहाँ पे पहले आपको 40 मिनट, 50 मिनट लगते थे, 3 से 4 मिनट के अंदर फायर फायर डालने की क्षमता इन दिव्यास्त्र अब आर्टिलरी बैटरीज़ में होगी, और इनफैक्ट बन चुकी हैं, और इनके पास लॉइटर एम्युनिशन भी होगा, जो कि ढूँढेगा और मारेगा और ठोकेगा प्रिसिशन के साथ। ये नहीं कि भाई जनरल मार दिया, बम फेंक दिया, कि नहीं जी। टारगेट देखेगा, टारगेट ट्रैक करेगा, जैसे कि आप ड्रोन से उनको निकालते हैं ना, सुलेमानी को निकाला था ईरान के, उस तरह की उस तरह की फायरिंग इनकी होगी, इतनी एक्यूरेट होगी कि कोलेटरल डैमेज कम हो, जो टारगेट जिसको जिसको मारना है उसी को ठोकेगी ये। इनके पास नेक्स्ट जो है, मैंने पहले आपको ज़िक्र किया था कि हर इन्फैंट्री बटालियन के पास अब एक ड्रोन प्लाटून होगा। पूरा का पूरा हमारा जो ज़ोर अब आगे हो रहा है,
अनमैन्ड सिस्टम पे होगा। आप रिपब्लिक डे परेड में आपने देखा होगा, कई सारे ऐसी चीज़ें दिखाई गई, जैसे लॉजिस्टिक्स के लिए आपने देखा होगा कि म्यूल्स बन गए हैं। अब वो खच्चर वाले जो हमारे जानवर होते थे वो नहीं होंगे। अब हमारे पास वो जो रोबोटिक म्यूल्स होंगे उनका इस्तेमाल होगा। बंदा अपना रिमोट से उनको क्या बोलते हैं कंट्रोल करेगा। कहीं ऐसी जगह जहाँ पर आपके पास फ़ोटो है? यस, देख सर लीजिए आपके ये बॉर्डर पे लगाए जा रहे हैं ये वाले। दीज आर ये रोबोटिक हर म्यूल्स, ये हर सर्विलियंस जगह के लिए। लगा ये हर जगह लगाए जाएँगे, खाली बॉर्डर पे ही नहीं, लॉजिस्टिक्स के लिए, यानी कि हर चीज़ में ऑटोमेशन जो है हमारा आगे बढ़ने वाला है। तो इस तरह की भी एक इनिशिएटिव्स की जा रही हैं। दूसरा जो जो नई चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो तीनों सेनाओं की, आर्मी, एयर फोर्स और नेवी की, पहले हमारे यहाँ एजुकेशन कोर होती थी। उसके लोग एम्प्लॉय होते थे। हमारे जवान शुरू-शुरू में जब आते थे अंग्रेज़ों के ज़माने से, उतने पढ़े-लिखे नहीं होते थे। तो हमारी एक कोर हुआ करती थी जो इनको पढ़ाती थी। इनको 12th पास करा दिया, 10th पास करा दिया, ग्रेजुएशन के लिए भी मदद करते थे, मैप रीडिंग में मदद करते थे। आजकल तो हर जवान जीपीएस चलाना जानता है, हर जवान जानता है कि कैसे क्या करना है, सारे पढ़े-लिखे आते हैं। तो ये जो कोर था वो एक तरह से समझ लीजिए उनका काम खत्म हो रहा था। अब इन तीनों सेनाओं के कोर को मिला करके जहाँ तक मुझे ऐसी खबर है कि इनको नॉन काइनेटिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, अ बिग डिपार्टमेंट नीडेड। बिल्कुल, बिल्कुल। वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा। पढ़े-लिखे भी हैं, समझदार हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ है इनका, सीधे हवलदार की रिक्रूटमेंट, इक्विवेलेंट सार्जेंट, हवलदार या फिर नेवी में पेटी ऑफिसर, इस तरह से वो रिक्रूट होंगे या लेके आया जाएगा इनको। तो इनमें ऑटोमैटिकली कुछ एक क्षमता होगी, उसका इस्तेमाल इसके लिए किया जाएगा और इसके ऊपर एक बात बता दूँ हम लोगों ने जो जहाँ तक खबर हमको पता है कि करीब कई सारे लक्ष्य हमने जोड़े थे कि भाई 200 कुछ 56 एरियाज़ हैं जहाँ पे हम जॉइंटनेस कर सकते हैं तीनों सर्विसेज़ में, जिसमें से तकरीबन 156 के करीब जॉइंटनेस आ चुकी है। तो ये अपने आप में जो करंट सीडीएस हैं उनके लिए एक बहुत ही एक मैं कहूँगा बधाई के पात्र है कि उसने सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ने का काम किया। लॉजिस्टिक्स हो गया, कई सारे प्रोक्योरमेंट हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, बहुत सारे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे इनिशिएटिव्स ले करके इन्होंने एक जॉइंटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन जैसे मैंने बोला कि वो थिएटर कमांडर शायद जून तक आ जाएँ। दूसरा चीज़ जो इन्होंने की है कि अ, हमने अब सिविल के साथ रिसर्च स्टेशंस खोल दिए हैं आर्मी ने। यानी कि जैसे एक अग्निशोध सेंटर खोला है हमने कहाँ पर? आईआईटी चेन्नई में। और उसके जो मेन क्या बोलते हैं ड्राइवर थे जो जो बोलते हैं ना जिन्होंने इस पूरे कार्य को आगे बढ़ाया था, वो आपके जाने-माने और हम सब के जाने-माने जन शंकर जी हैं। तो जी। उनकी इनिशिएटिव से ये हुआ है। जन शंकर के ही इनिशिएटिव से एक आर्टिलरी में ऐसा एम्यूनिशन तैयार किया जा रहा है, जो कि एक नॉर्मल आर्टिलरी गन से फायर होने वाला दुनिया का गन पहला हाँ। पहला एम्यूनिशन होगा वो। रॉकेट प्रोपेल्ड आर्टिलरी एम्यूनिशन दुनिया का पहला होगा। तकरीबन उसकी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब उसको फाइनल टेस्टिंग करके मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। अगर ये हो गया, तो आप समझ लीजिए कि यस, सामने विल बी सामने एक्सीलेंट। वाले सामने वालों की क्या क्या हालत होगी। तो वो भी एक ऐसा नया सिस्टम बनाने की तरफ और यही नहीं खाली आईआईटी चेन्नई से, आईआईएससी बेंगलुरु से अपना खुद का मिलिट्री का एआई सिस्टम बनाने की तैयारी हो रही है ताकि हमारे अंदर कोई घुस ना पाए। आप समझ रहे हैं? जो कि अभी एक तो ओपन एआई है, उसमें ओपन एआई का मतलब है आपने अपना क्या बोलते हैं धोती कुर्ता खोल दिया है। क्योंकि आप कुछ भी एआई ओपन एआई में डालेंगे, वो सबके लिए अवेलेबल हो जाता है। तो मैं मिलिट्री का काम नहीं कर सकता हूँ उसमें। तो इसलिए हम लोग खुद अपना कैप्टिव एआई बना रहे हैं, जिससे कि जो भी मिलिट्री का काम होगा, वो हमारे ही नेटवर्क में रहेगा। यानी कि मिलिट्री के ही नेटवर्क में रहेगा, हमारे अंदर ही रहेगा, बाहर से कोई उसको ले नहीं सकता है। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। क्या बोलते हैं एमओयू साइन हो गया है आईआईएससी बैंगलोर के साथ।
बेंगलुरु के साथ। तो इस तरह की कई सारी नई चीज़ें हो रही हैं जो कि रिपब्लिक डे अभी जो हुआ है, उसमें से उसकी आपको एक झलकियाँ मिली हैं, कुछ-कुछ तरीकों से। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो हमारा रिपब्लिक डे परेड का जो स्वरूप है, वो स्वरूप भी बदल जाएगा। पहले बड़े-बड़े चीज़ों पे बड़ा ज़ोर होता था। अब जो ज़ोर होता है वो होता है कि कौन कितना घातक वार कर सकता है, बड़ा-छोटा नहीं देखा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि एक वो होता है ना छोटा-सा कीड़ा जो उड़ता है हवा में, सर आपने ड्रोन चींटी का नाम लिया ना, चींटी भी नहीं, जब नहीं, सूंड में घुस जाती है तो वैसे ही मतलब वो डेडली पॉइजनस। तो वैसे ही जो आपने देखा होगा कि सर बरसात-वरसात में उड़ता है वो कीड़ा जो काले रंग का होता है, तकरीबन इतना ही बड़ा होता है, बस इतना बड़ा। उसी के नाम से ड्रोन पड़ा है, उनको ड्रोन्स बोलते हैं। उस साइज़ के भी ड्रोन्स अब बनने लग गए हैं, जो कि घुसेंगे किसी खिड़की के अंदर से, अंदर जाके देखेंगे भई हो क्या रहा है। आपके ऊपर वो भिनभिना रहा होगा, आपको लगेगा यार ये कीड़ा भिनभिना रहा है। लेकिन वो फ़ोटो भेज रहा है पीछे हमारे हमारे कमांड सेंटर में। तो इस तरह की चीज़ें अब बनने लग गई हैं। सीक्रेट वेपन की बात चल रही है जो कि अमेरिका बना रहा है। अमेरिका ने बोलते हैं कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला में इस्तेमाल किया है। आप बोल रहे हैं ईरान में इस्तेमाल करेगा वो। लेकिन उसकी अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। मैं उसको अभी अफ़वाहों के ही उसमें डालूँगा, क्षेत्र में डालूँगा क्योंकि मैंने कई जगह से पता करने की कोशिश की कि क्या सच में ऐसा कुछ वेपन उसके नज़दीक कुछ ऐसा वेपन ऑलरेडी है। लेकिन जितना वेनेज़ुएला में इफ़ेक्ट हुआ था, उस तरह का वेपन अभी तक नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो एक नॉर्मल काइनेटिक किलिंग हुई है। थोड़ा इनका सहारा लिया है, डायरेक्टेड एनर्जी वगैरह का सहारा लिया होगा, लेकिन जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक अननोन वेपन वहाँ बन गया है, वो अभी थोड़ा-सा उसके ऊपर हमको और रिसर्च करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। मैंने भी कई जगह बात करी लेकिन मुझे कोई इसका फ़र्म आंसर नहीं मिला है। भारत कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि देखिए अपनी चीज़ों को बताना गलत होगा दुनिया के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। हमारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, तब पता चलनी चाहिए जब उसका वार हो। तो ये बोलना कि भाई अननोन गनमैन हमारे हैं, वो गलत होगा। ठीक है ना? आप छुपा के इससे रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ सरप्राइज़ फैक्टर नहीं रह जाएगा। अब आप खुश वैसे रहिए कि वॉर आपके में सरप्राइज़ फैक्टर इज़ यस वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुश होइए कि आपके दुश्मन को कोई ठिकाने लगा रहा है, चाहे वो बलूची लगा रहे हो, चाहे वो टीटीपी वाले लगा रहे हो, चाहे अफ़गानिस्तान वाले लगा रहे हो, हमें क्या पता। लेकिन अगर हमारा काम हो रहा है, तो वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट। पहले नहीं होता था, अब हो रहा है, तो कुछ न कुछ तो हुआ ही होगा, कुछ न कुछ तो बदली हुआ ही होगा, कुछ तो तरीके बदली हुए होंगे, है ना? तो ये आप समझ लीजिए आपके रिपब्लिक डे के लिए एक जो आने वाले रिपब्लिक डे और करंट रिपब्लिक डे के जो बड़े-बड़े चेंजेज़ आपके सामने आने वाले हैं, उस तरह की चीज़ें आएँगी अब। हमारी जो एक कमी है, वो यही है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट का जो इंजन और टैंक का इंजन, एक बार ये दोनों अगर हमारे काबू में आ गए, तो फिर भारत को दुनिया रोक अनबीटेबल, नहीं अनस्टॉपेबल, जो कि मेरा भारत थीम है कॉन्फ्लिक्ट का, बिल्कुल। अनस्टॉपेबल। बिल्कुल, भारत को फिर दुनिया भारत को फिर रोक नहीं सकती। ये 2 एरियाज़ हैं मेरी तरफ से जो कि अभी थोड़ा हम इसमें कमज़ोर हैं और जहाँ तक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉज़ीज़ है, उसमें हमें और काम करना है। और लास्टली मैं ये भी बोलूँगा कि हमको जो जो ये पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट है, इस पे जोर देना ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारे आदमी कमज़ोर होने लग गए, तो हम टेक्नोलॉज़ी से लड़ाई नहीं जीत सकते। हमारे आदमियों को भीम बनना पड़ेगा। भीष्म के बिना भीष्म के बिना भैरव बटालियन मुमकिन नहीं है। तो भीष्म बनने के लिए एनवायरनमेंट ठीक होना पड़ेगा, हमारी हेल्थ ठीक होनी पड़ेगी, हमारा स्किल्स अच्छा होना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए भारत को जितना हो सकता है उतना काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो दिल्ली में ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो कि बचपन से खाँसते रहें। अस्थमैटिक है सर, 40% ऑफ द किड्स बीइंग बोर्न आर अस्थमैटिक। मैं बिल्कुल, खुद बचपन से दिल्ली हाँ, इसको तो बहुत ज़बरदस्त चेंज करने की ज़रूरत है। आई नो इट्स लिट डाइग्रेशन फ्रॉम द टॉपिक, बट जाने हुँ, से पहले मैं बस एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूँगी। अगर बोलिए। हज़ारों की तादाद में भी, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, सिविल वर्कर्स को एम्प्लॉय कर ले, तो भी सफाई नहीं कर सकते क्योंकि वी आर इन बिलियंस।
आपने खिड़की बिल्कुल, खोली, कूड़ा फेंक दिया। बिल्कुल, आपने कहीं पे भी ज़िप खोल के अपना वॉशरूम बना दिया। You बिल्कुल, nobody can clean up this mess. And we Indians, I'm saying we Indians, we need really to improve our civic sense. बहुत गंदी है। अपने घर बिल्कुल, का कूड़ा बगल वाले के घर में डाल देते हैं। कोई प्लॉट खाली है, वो कूड़ेदान बन जाता है सर। मैं I've been very disturbed with this thing which I've been watching over a last couple of years. कोई भी प्लॉट खाली है आस-पड़ोस में, उसको लोग मिलके डस्ट अरे उस पे आप गार्डन बना लीजिए, पौधे लगा दीजिए, देखिए क्या आपको हवा आएगी। घर में आप बैठे-बैठे किटी पार्टी कर लेंगे या फिर आप मूवीज़ के घंटे-घंटे देख लेंगे। आधे घंटे के एफर्ट से बहुत चेंजेस हो जाते हैं। एंड दिस वी बिल रियली नीड टू डू इट कॉन्शियसली फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर आवर चिल्ड्रन, आवर जनरेशंस। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी वाइफ़ तो कई बार लड़ चुकी हैं पब्लिक में, लोगों के साथ एयरपोर्ट पर, दिल रेलवे के अंदर स्टेशन से पर। सफर में तो मैं बोलता हूँ कोई तुम्हें पीट देगा यार, मत मत इतना लड़ो इनके साथ मैं होकर के। बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। सो मैं दिल्ली के जिस भी कोने में जाती हूँ, दिल्ली क्या भारत की बात बता रही हूँ, आपको वॉकिंग हर ट्रैक्स अवेलेबल नहीं है। हर सारी जगह जगह प्लास्टिक, वर्स्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड इज़ प्लास्टिक, वर्स्ट क्रिएशन। कल हर मैं कोने से। कल या परसों मैं शर्मा जी की चाय पीने गया लखनऊ में। हमारे जो दर्शक होंगे उनको पता होगा शर्मा जी की चाय बड़ी फ़ेमस चाय होती थी। पहली बात तो शर्मा जी की चाय उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, दूध ज़्यादा था। दूसरी बात, वहाँ पीने के लिए खड़े होने की जगह लोगों ने नहीं छोड़ी थी। हर जगह थूक-पीक ये वो। अब खड़े होके चाय पीने का मन नहीं कर रहा था वहाँ पे। अरे भाई बगल में बस डस्टबिन है उसमें करो, 5 कदम चलना पड़ेगा बस। नहीं, वो नहीं चलना, वहीं पे अपने पैर के ऊपर ही थूक दे तो भी चलेगा उसको। इस तरह की गंदगी तो तो सिविक हमारा सेंस हमारी बहुत सर सबसे आज के डेट में सबसे वीक पॉइंट हमारा सिविक सेंस है। मतलब देखिए एक अर्जुन वॉकिंग ट्रैक नहीं रह गया है, कहीं पे भी वॉकिंग ट्रैक नहीं रह गया है। अर्जुन बनने के लिए स्किल लाना बहुत ज़रूरी है और स्किल नहीं होगा तो ये सारी तकनीक यहीं धरी की धरी रह जाएँगी और हम लोग फिर खाली हवा में बात करते फिरेंगे। मेरा ये गणतंत्र दिवस के दिन एक 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 तरह से अपील। आह्वान है, अपील है, हुँ, आह्वान है कि आप सभी लोग इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को ठीक रखिए, नहीं तो आपके ही बच्चे कमज़ोर पैदा होंगे। प्लास्टिक्स आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है नैनो फाइबर्स के फॉर्म में। यस, प्लास्टिक्स इज़ द वर्स्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। बिल्कुल। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। हमारी आर्मी ने आज हमें फिर से एकदम गौरवशाली कर दिया है। द काइंड ऑफ शोकेस वी हैड वाज़ फैंटास्टिक, अमेजिंग, सुपर से भी ऊपर इस तरीके का शो था। अमेजिंग डे फॉर अस टुडे। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आगे आएँ, कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें ऑल्टरनेट मीडिया को और नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।